बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 21वां लेक्चर है जी, और इस लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि हम एक एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइव बेस एल्गोरिदम। और उसमें चूँकि थोड़ा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो इससे पहले हम उस एल्गोरिदम को स्टार्ट करें, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम रिव्यू कर लें प्रोबेबिलिटी थ्योरी को। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करें। Here you can see the headlines of today's lecture. हम बात करेंगे मार्जिनल जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, और फिर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसके ऊपर बेस्ड है नाइव बेस एल्गोरिदम, हम बेस थ्योरम की बात करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हम शामिल करेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देयर आर टू मेजर इंटरप्रिटेशंस जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक अप्रोच जो है उसको हम ऑब्जेक्टिविस्ट या फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच कहते हैं जी, और दूसरी को हम सब्जेक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। तो फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच जो है, इसमें हम प्रोबेबिलिटीज़ को कंसीडर करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ आर रियल, और जैसे इसको यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं एक इवेंट के अकर होने की फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक कॉइन को देखता हूँ, तो कॉइन के दो फेसेस हैं, और एक को हम हेड कहते हैं, एक को टेल। तो अगर वो कॉइन जो है वो बाइज्ड नहीं है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, तो उस कॉइन को अगर आप 100 मरतबा या 1000 मरतबा, सपोज़ 1000 टाइम्स अगर आप उसे फ्लिप करते हैं, तो एक बड़ी कॉमन सा जो एक्सपेक्टेशन है कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, फिर 500 टाइम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 500 टाइम्स हमें हेड मिलेगा और 500 टाइम्स हमें टेल मिलेगी। तो इस वजह से अगर हम किसी भी फेस के अकर होने की प्रोबेबिलिटी फिर यहाँ से कंप्यूट करें, तो वो हमें 1/2 यानी 0.5 मिलेगी। इसी तरह से अगर आप एक डाई को रोल करते हैं, और चूँकि डाई के 6 फेसेस होते हैं, तो इस वजह से अगर आप उसे 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स रिपीट करें, और फिर हर एक के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें, या ये निकालें कि वो हर जो फेस है उसके अकर होने के कितने % चांसेस हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 1/6 मिलेगी। तो लिहाजा इस फ्रीक्वेंटिस्ट या ऑब्जेक्टिविस्ट इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हम बिलीव करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ आर रियल, और उसको हम इस तरह से कंप्यूट करते हैं। तो सब्जेक्टिविस्ट अप्रोच जो है, उसमें एक डिग्री ऑफ बिलीफ इन्वॉल्व हो जाता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ड ऑन सम एविडेंस ये बताना या ये अंदाज़ा लगाना कि बारिश होने के कितने इम्कानात हैं, या इसी तरह से किसी एक गेम के दौरान ये पिछली कुछ हिस्ट्री की बुनियाद पर, कुछ एविडेंसेस की बुनियाद पर ये गेस करना या मालूम करना या प्रेडिक्ट करना कि जो दो टीम्स मैच खेल रही हैं उनमें से कौन सी टीम के जीतने के कितने % चांसेस हैं, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेगी। ये इस अप्रोच को, इस इंटरप्रिटेशन को हम सब्जेक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं। ओके, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह लें कि जो एक एलिमेंट है, कंस्ट्रक्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी मदद से हम किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटपुट या उसकी जो आउटकम है उसको मैप कर सकते हैं एक वेरिएबल की मदद से। और ये वेरिएबल जो है ये बुलियन वेरिएबल भी हो सकता है, जिसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हों, फिर ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसकी आउटकम्स सिर्फ दो ही मुमकिन हो, उन एक्सपेरिमेंट्स को या उनकी आउटकम्स को फिर हम रैंडम वेरिएबल के ज़रिए, एक बाइनरी रैंडम वेरिएबल के या बुलियन रैंडम वेरिएबल के ज़रिए मैप कर सकते हैं, जैसे कि कॉइन को टॉस करना। इसी तरह से हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है,
क्योंकि ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी आउटकम्स जो हैं वो डिस्क्रीट आउटकम्स हमारे पास आ सकती हैं, मल्टीपल फाइनाइट आउटपुट्स हमारे पास आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डाई रोल करते हैं तो इसकी 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं कि क्योंकि उसके 6 पॉसिबल फेसेस हैं। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट की हमने मैप करना है, इसको एक आउटकम्स को मैप करना है बाई अ रैंडम वेरिएबल, तो फिर हम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसकी जो आउटकम है वो एक कंटिन्यूस आउटकम हो सकती है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, जैसे कि टेम्परेचर मेजर करना, जैसे कि प्रेशर फाइंड करना, इसी तरह से और कई एक्सपेरिमेंट्स जिनकी आउटकम्स जो हैं वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ की शक्ल में हमें मिलती हैं या बेशुमार पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, तो उसे हम एक कंटिन्यूस वेरिएबल के ज़रिए फिर मैप कर सकते हैं, तो उसे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहेंगे जी। ओके, सम बेसिक रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे हम। कुछ बड़े बुनियादी से रूल्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, हम जस्ट इन्हें रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि इनमें से कोई चीज़ अगर हम कहीं पे यूज़ करें तो आपको उसे समझने में दुश्वारी ना हो। तो यहाँ पे दो बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, एक सर्टेनिटी है और दूसरा है नॉर्मेलिटी। अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो सर्टेनिटी है कि कितने हम अश्योर हैं किसी एक इवेंट के अकर होने के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन, प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, कि एक तो ये कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है ये कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगी और 0 से नीचे नहीं जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 की रेंज में रहेगी, और जैसे जैसे हम 1 के करीब जाएंगे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा और हम ज़्यादा इस बात के बारे में अश्योर होंगे ये कहने में कि उस इवेंट के अकर होने के चांसेस या वो इवेंट जो है वो अकर होने के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम मेंशन कर रहे हैं वो कितनी चांसेस हैं उसके अकर होने के। और इसी तरह से अगर हम ज़ीरो की तरफ मूव करते हैं तो सर्टेनिटी जो है वो कम होती चली जाएगी या कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता चला जाएगा किसी भी इवेंट के बारे में अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो अकर होगा कि नहीं। तो इस तरह से हम सर्टेनिटी मेजर करते हैं। बाकी नॉर्मेलिटी जो है उससे ये है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट है तो उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब पॉसिबल आउटकम्स के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो जमा की जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आना चाहिए या 1 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक डाई में अगर रोल कर रहा हूँ तो उस डाई के रोल करने के अगेंस्ट डाई के ऊपर जो डाई की फेस वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 एंड 6 इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं उन सब के फेसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो जमा करूं तो आंसर 1 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई की जो फेस वैल्यू है अगर मैं वो कहता हूं कि इज़ इक्वल टू 1, तो ये 1 अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है जी ये है 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैं जमा कर रहा हूँ, जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डाई है उसे रोल किया और उसके ऊपर 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या होगी 1/6। और यूँ आप 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए जब सारे जमा करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी इस तरह से 6 टाइम्स 1/6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा तमाम पॉसिबल इवेंट्स या की जो एक इवेंट के जो तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर सम कर दिया जाए तो उनकी जो वैल्यू है हमारे पास, उनके प्रोबेबिलिटी को अगर सम कर दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर है वो 1। द इवेंट्स may be classified as mutually exclusive events and mutually not exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो आपस में कोई आउटकम शेयर नहीं करते, जबकि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो हैं जो आपस में आउटकम्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करूं
तो इसकी मिसाल ये हो सकती है कि हम एक डाई रोल करते हैं। तो इसमें मैं दो इवेंट्स डिफ़ाइन करता हूँ। इवेंट ए ये है कि द फेस वैल्यू ऑफ द डाई इज़ एन ऑड नंबर, यानी जो डाई हमने रोल की है तो उस पर एक ऑड नंबर हमें मिले। तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं फिर जो वो हमारे पास आ सकती है 1, 3 एंड 5। तो ये तीन पॉसिबल आउटकम्स इस इवेंट की हो सकती हैं जो हमें डाई पर एक ऑड नंबर की शक्ल में मिलेंगी। इसी तरह से एक मैं और इवेंट डिफ़ाइन करता हूँ और उसे मैं कहता हूँ कि द आउटकम ऑफ डाई इज़ मल्टीपल ऑफ 4, कि जो डाई की आउटकम है वो 4 का एक मल्टीपल है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो डाई पर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आ सकते हैं। तो 4 पर तकसीम होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है उसमें और वो 4 खुद है। तो लिहाजा ये पॉसिबल आउटकम ऑफ सेकंड इवेंट है। तो अगर मैं इन दोनों इवेंट्स को देखूं और इनकी आउटकम्स को देखूं तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, कोई एक आउटकम भी ऐसी नहीं है जो दोनों इवेंट्स आपस में शेयर कर रहे हों। तो इस वजह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप एक प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी दोनों को और करना चाह रहे हैं, तो फिर आप चूँकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जस्ट इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड कर देंगे, एज़ यू कैन सी हियर। तो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले कंप्यूट करके रखना चाहूँ अपने पास, तो चूँकि 3 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं और हर एक आउटकम यानी 1 या 3 या 5 और हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस जो है डाई के ऊपर वो 1/6 है। तो हम तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को जमा कर देंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/6। तो 3/6 जो है ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर है, 1/2 के, जो कि 0.5 प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है जी वो हमारे पास आ गई 0.5। इसी तरह से अगर मैं सेकंड इवेंट बी की बात करता हूँ तो चूँकि इसमें एक ही डाई फेस आ सकता है और वो 4 है, तो उसके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है जी। तो अगर मैं इन दोनों को और करता हूँ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालता हूँ, तो ये मुझे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जमा करने से मिल जाएगा, यानी 3/6 प्लस 1/6 विच इज़ इक्वल टू 4/6। और 4/6 जो है ये हमारे पास आ जाता है 2/3, जो कि एक्चुअली 2/3 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बनेगा 0.66। तो ये हमारे पास आएगी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अगर दोनों इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, तो ये वो इवेंट्स हैं जिनकी आउटकम्स में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कॉमन होता है। तो ऐसे इवेंट्स की फिर जो हम प्रोबेबिलिटी यूनियन करके इन इवेंट्स को जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो इवेंट ए है वो ये है कि द डाई फेस वैल्यू जो है हमारे वो हो सकती है एक ऑड नंबर, तो फिर तो हमारे पास ए वही रहेगा 1, 3 एंड 5। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो इस इवेंट की आ सकती हैं। लेकिन एक सेकंड इवेंट जो है वो मैं लेता हूँ बी और उस इवेंट की को मैं कह देता हूँ कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो बल्कि ये नहीं, बल्कि हम कह देते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स यू कैन से ऑल पॉसिबल आउटकम्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये हम रख लेते हैं। तो लिहाजा इसमें हमारे पास फिर आ जाएंगी 4, 5 एंड 6। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो अब अगर हम देखें तो इन दोनों में एक आउटकम 5 जो है वो कॉमन है,
तो ये अब दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहे। अलबत्ता अगर हम इनकी अब प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो एक ही प्रोबेबिलिटी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं कि वो हमारे पास आ रही थी 1/2 या 0.5 या 3/6। और इसी तरह से बी के अंदर भी चूँकि 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी वही आएगी 1/2 या 0.5 या 3/6। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अब अगर हमने इन दोनों को और करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ए और बी इन दोनों को और करके हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो हम जानते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस the probability of occurrence of B is 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी जो है इन दोनों के इकट्ठा होने की जो है वो सिर्फ एक ऐसी आउटकम है जो कि दोनों में कॉमन है। तो वो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डाई के ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। तो उसको हम इसमें से फिर माइनस कर देंगे। ये वो शेयर्ड एरिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो शेयर्ड एरिया है बेसिकली ए और बी में जो दोनों के ऊपर आ सकता है, यानी 5 आउटकम जिसे हम कह रहे हैं। तो ये चूंकि 2 बार काउंट हो जाएगा, जब आप एक बार इसे एक ही प्रोबेबिलिटी में जब आपने एक ही प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की तो उसमें भी ये कंप्यूट हो गया, 5 की प्रोबेबिलिटी आ गई। और जब बी की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की उसमें भी 5 की प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो गई। तो चूँकि हम उसे एक बार कंसिडर करेंगे तो इस वजह से एक बार उसे हमें उसकी प्रोबेबिलिटी को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे पास फाइनलाइज्ड जो फाइनल एक फॉर्म बनेगी वो ये होगी। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है ये 1/2 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1/6 इज़ इक्वल टू 5/6। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ए और बी की, जिसमें ए क्या है कि ऑड नंबर आ सकता है और बी क्या है तमाम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसे तमाम इवेंट्स जिनमें से किसी एक इवेंट की अक्रेंस लाजमी हो, हम उन्हें कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी डाई की ही एग्ज़ाम्पल लें तो लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो एक इवेंट है ए, वो ये है कि जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो आउटकम है वो ऑड नंबर हो सकती है। तो एक डाई के ऊपर जो पॉसिबल आउटकम्स जो कि ऑड हो सकती हैं वो 1 है या 3 है या 5 है। तो इस इवेंट की अकरेंस कंसिडर की जाएगी अगर इन तीनों में से कोई एक फेस डाई पर अपीयर होता है। इसी तरह से एक और इवेंट ले लेते हैं सपोज बी, और जिसमें मैं कहता हूँ कि जी ऐसी तमाम आउटकम्स जो कि डाई के ऊपर अपीयर हो सकती हैं अदर दैन 5। तो फिर उस लिहाज से इस पर 1 अपीयर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, अलबत्ता 6 हो सकता है। तो अगर हम इन दो इवेंट्स को देखें तो ये दोनों कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, क्योंकि दोनों में से किसी भी इवेंट की एटलीस्ट किसी एक इवेंट की अक्रेंस लाजमी है। यानी आप डाई जब भी रोल करेंगे तो दोनों में से एटलीस्ट 1 इवेंट जो है वो ज़रूर अकर होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और अगर आपके पास ऐसे इवेंट्स हों जो कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हों और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पर देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो कि आपस में आउटकम शेयर नहीं करते। तो अगर इन दो इवेंट्स को देखा जाए तो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव तो हैं, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये 3 भी शेयर कर रहे हैं और 1 भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक और इवेंट है सी, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि जी ऐसी तमाम डाई वैल्यूज़ इसमें बतौर आउटकम आ सकती हैं जो कि इवन नंबर्स हों। तो फिर इस पे 2 आ सकता है, इस पे 4 आ सकता है, फिर इस पे 6 आ सकता है। तो अब अगर ए और सी की बात की जाए तो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, इन दोनों में से कम एक इवेंट ज़रूर अकर होता है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं
क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ऐसी आउटकम भी नहीं है जो कि ये शेयर कर रहे हो। तो अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आउटकम्स जो कि अकर हो सकती हैं उनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं ये दो इवेंट्स, यानी जो तमाम पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं वो ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये एग्जॉस्ट कर रहे हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स और प्लस अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ इनलिस्ट करते हैं। एडिटिविटी एंड ओवरलैपिंग ऑलरेडी हम इस पे थोड़ा सा पीछे देख ही चुके हैं कि अगर तो जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उन दोनों में से अगर हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों में से किसी न किसी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप सिंपली उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो कोई भी आउटकम आपस में शेयर नहीं कर रहे। जबकि अगर वो ओवरलैप्ड इवेंट्स हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि अगर वो कोई आउटकम शेयर करते हैं तो वो ओवरलैप्ड इवेंट्स हैं, तो इन दैट केस अगर आपने उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों इवेंट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप उन दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके उन दोनों के इकट्ठा अकर होने की प्रोबेबिलिटी उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो दो बार उसमें काउंट हो जाती है। क्योंकि जब आप ए की प्रोबेबिलिटी ले रहे होते हैं तब भी वो पोर्शन उसमें इंक्लूड हो जाता है, और जब फिर आप बी की प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो वो जो शेयर्ड पोर्शन है वो 2 टाइम्स ऐड हो जाता है। इस वजह से एक दफ़ा उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसे माइंड में रखना होगा कि जब हम यूनियन करेंगे इवेंट्स को और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, और अगर वो ओवरलैप्ड हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं तो फिर हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की, फिर हम जॉइंट और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी देखेंगे। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल, ठीक है जी, जिसमें हम एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसे हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये टेबल देखें तो इस टेबल के अंदर आप इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास मेल और फीमेल दो कह लें कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक पर्सन जो है वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है, और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि या तो वो पास हो सकता है या वो फेल हो सकता है। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास 46 ऐसे मेल्स हैं जो कि पास हुए हैं और 56 ऐसे मेल्स हैं जो फेल हुए हैं, और टोटल हमारे पास 102 तादाद है मेल्स की। सिमिलरली फ़ीमेल्स की अगर बात करें तो 68 ऐसी हैं जो कि पास हुई हैं, 30 ऐसी हैं जो फेल हुई हैं, और टोटल तादाद है 98। और अगर आप पास और फेल होने के पर्सपेक्टिव से देखें तो टोटल हमारे पास 114 पास हुए हैं और 86 जो हैं वो फेल हुए हैं। ऑब्वियसली आप चाहे इनको यूं ऐड करें या आप इनको यूं ऐड करें, इनकी तादाद जो है वो हमारे पास सेम आएगी, यानी कि 200 है इन दिस केस। अगर अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ठीक है जी, मेल के यानी किसी पर्सन के मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारे पास चूँकि टोटल 200 कह लें कि पर्सनस हैं, ह्यूमन हैं, और उसमें से 102 ऐसे हैं जो कि मेल हैं, तो हम ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं कि 102 डिवाइडेड बाई 200, यानी टोटल तादाद से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी 0.51। इसी तरह से अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, किसी के पर्सन के फ़ीमेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल जो फीमेल्स की तादाद है वो है 98, और उसको अगर आप डिवाइड कर दें 200 से तो अब आपके पास फ़ीमेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसका एक और तरीका भी है कि अगर हमारे पास दो ही पॉसिबल कह लें कि आउटकम्स हैं कि एक पर्सन या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एक अगर हम फाइंड कर चुके हैं तो सेकंड फाइंड करने के लिए आप इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास
सेकंड जो पॉसिबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि 0.49 होगी। और इसी तरह से अगर आप सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी किसी पर्सन की क्या है, तो वो आप देख लें कि टोटल आपके पास कितने पर्सन पास हैं। वो हैं 114, तो 114 ज़रा डिवाइडेड बाई 200 अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.57। और इसी तरह से अगर फेल की निकालनी है तो या आप इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 0.57 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा फेल होने की प्रोबेबिलिटी। या फिर आप जो टोटल फेल हैं स्टूडेंट्स सपोज 86 हैं तो उन्हें 200 से डिवाइड कर दें। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वो है जिसमें ओनली वन वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है उसकी बात करूँ तो वो मेरे पास है सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सन सपोज एक वेरिएबल है और उस पर्सन की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। तो ये हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन इज़ इक्वल टू मेल, ठीक है जी। और बेसिकली ये उसको शॉर्ट करके जस्ट लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, तो वरना हम उसे यूँ लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन इज़ इक्वल टू मेल इज़ इक्वल टू 0.51। और दूसरे तरफ अगर आप फीमेल की बात करें तो वहाँ बेसिकली हम लिखना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन इज़ इक्वल टू फीमेल। और इसी तरह से अगर इस रैंडम वेरिएबल की हम बात करें तो ये हम बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है जी। मैं रिज़ल्ट को शॉर्ट करके जस्ट RES लिख रहा हूँ। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू पास, वो जो कि क्या आ रहा है हमारे पास 0.57। और इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू फेल। तो यहाँ पे पास या फेल जो है ये आउटकम्स हैं, और रिज़ल्ट जो है वो एक वेरिएबल है, बाइनरी या बुलियन रैंडम वेरिएबल है जिसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। ओके, जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो है जो ये आपस में शेयर कर रहे हैं आउटकम को, जहाँ पे ये दोनों इकट्ठा अकर हो रहे हैं वो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डाइस यानी दो डाई लेता हूँ, डाइस रोल करता हूँ जिसमें दो डाई हैं, तो अब मैं कहता हूँ जी दोनों के ऊपर एक पर 1 आए और दूसरे पर 3 आए। डाई नंबर जो 1 है, सपोज़ अगर मैं दो डाई हैं, यानी डाइस उसे हम कहते हैं, तो बेसिकली उसको अगर मैं उसकी आउटकम्स को मैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को लिखना चाह रहा हूँ तो बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म बनेगी जिसके अंदर अगर मैं इस तरफ कह देता हूँ कि ये जो 1 से लेके 6 तक आउटकम्स हैं ये डाई नंबर 1 की हैं, ठीक है जी। और ये जो 1 से लेके 6 तक आउटकम्स हैं ये डाई नंबर 2 की हैं। तो अब आपसे अगर मैं कहता हूँ कि डाई 1 पर 2 हो, और डाई 1 पर 2 होने का मतलब है ये वाली रो, और डाई 2 पर 6 हो तो ये वाली कॉलम, तो बेसिकली ये एंट्री बनेगी। और इस एंट्री के अंदर जो लिखा हुआ नंबर है ये बता रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है डाई 1 पर 2 होने की और डाई 2 पर 6 होने की। तो ये निकालने का तरीका क्या है कि इसके लिए डाई 1 पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई 1 इज़ इक्वल टू 2। ये क्या है आपको पता है कि किसी भी एक फेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है डाई पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई 2 इज़ इक्वल टू उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़ाहिरी बात है कि 1/6 है, ठीक है जी। तो अगर हमने ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई 1 इज़ इक्वल टू 2 एंड डाई 2 इज़ इक्वल टू 6, कि ये क्या है, ये बेसिकली हमने फाइंड करना है।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इन सच केस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 ज़रब 1/6, तो ये बनता है 1/36। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि तमाम सेल्स में 1/36 लिखा हुआ है कि कोई भी कॉम्बिनेशन दोनों डाई का यानी डाइस का कोई भी कॉम्बिनेशन जो है उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं। किसी एक डाई पर जो नंबर आता है वो दूसरी डाई के ऊपर आने वाले नंबर पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर पहली डाई पर 2 आया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी डाई पर अब क्या आएगा, क्योंकि दूसरी डाई अपनी जगह पर एक इंडिपेंडेंट आउटकम दे रही है और पहली डाई अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट आउटकम दे रही है। अगर ऐसा होता कि एक डाई की आउटकम जो है उस पर डिपेंड करती दूसरी डाई की आउटकम, तो फिर डेफिनेटली इसको कंप्यूट करने के लिए हम एक डिफरेंट वे यूज़ करते। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक आउटकम दूसरे को इम्पेक्ट नहीं कर रही, उस पर कोई असर नहीं कर रही, तो आप सिंपली उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटीज़, उन आउटकम्स की अकर होने की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू कंप्यूट दी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखें तो आपके पास एविडेंस आ जाता है कि किसी एविडेंस की बुनियाद पर अब आपने बताना होता है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश होगी कि नहीं, या बारिश होने के कितने % चांसेस हैं गिवन दैट कि आज बादल हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। अगर वैसे पूछा जाए कि जी बारिश होने के इम्कानात क्या हैं, और जबकि जो एविडेंस है वो कोई प्रोवाइड ना किया जाए, तो प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी, क्योंकि एविडेंस जो है वो फिर उसकी बुनियाद पर फिर हम प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब ये है कि इस इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट के ये जो बी है ये अकर हो चुका है, बी हैज़ अकर्ड। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी हैज़ अकर्ड, इससे मुराद ये है। तो ये हमारे पास जो है ये अब इक्वल होगा कि इन ए और बी के अकर होने की जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है उसको अगर हम डिवाइड कर दें बी की प्रोबेबिलिटी के साथ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट बी सॉरी एंड इवेंट बी अकर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अच्छा जी, इसको समझने के लिए आप राइट साइड पर एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक वो जो कि फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और एक वो जो कि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं। और फिर दूसरी तरफ उनको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। एक वो जो कि टीचर को विज़िट किया है, जिन्होंने ट्यूटर को ट्यूशन लेने के लिए या डिस्कशन के लिए विज़िट किया है, इस एतबार से उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक वो जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक मरतबा विज़िट किया है ट्यूटर को, दूसरे ग्रुप वो है स्टूडेंट्स का जिन्होंने 2 से 3 मरतबा टीचर को विज़िट किया है, और तीसरा ग्रुप वो है जिन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा विज़िट किया है। तो बेसिकली ये 1 और फ्यूअर टाइम्स वाले स्टूडेंट्स की तादाद इस कॉलम में होगी, 2 और 3 टाइम्स विज़िट करने वाले की तादाद इस कॉलम में होगी, और 4 और मोर टाइम्स विज़िट करने वालों की तादाद इस कॉलम में होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 12 का मतलब है कि फुल टाइम स्टूडेंट्स में से 12 ऐसे हैं जिन्होंने एक या एक से कम मरतबा विज़िट किया। 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ुल टाइम हैं और उन्होंने 2 से 3 मरतबा विज़िट किया है, और 8 ऐसे हैं जो कि फ़ुल टाइम हैं और उन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा विज़िट किया है। तो अगर मैं यस, और इन तीनों को अगर मैं जमा कर लूँ तो मेरे पास टोटल तादाद फुल टाइम स्टूडेंट्स की 45 है। इसी तरह से पार्ट टाइम स्टूडेंट्स की तादाद टोटल 13 है, मिलाकर इनकी बन जाती है तादाद 58। इसी तरह से दूसरे एंगल पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक या एक से कम मरतबा विज़िट करने वाले टोटल स्टूडेंट्स, चाहे वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, उनकी तादाद 14 है।
और 2 या 3 टाइम्स विज़िट करने वालों की तादाद 30 है और 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा विज़िट करने वालों की तादाद 14 है। तो ये एक हमारे पास टेबल जो है ये गिवन है और हमने इसमें प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा विज़िट करने वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि वो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर इस फार्मूला के मुताबिक हम देखें तो इसमें ए जो है वो है 4 और मोर टाइम्स विज़िट करने वाले स्टूडेंट्स और जो बी है वो है फुल टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो उस एतबार से अगर हम इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालें पहले तो यानी 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा विज़िट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि ये वाला कॉलम, ठीक है जी, और जॉइंट निकालने के लिए, और फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए ये वाली रो है, ठीक है जी। तो इस एतबार से ये बनता है 8। ये हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 हैं। तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी हमारे पास 8, यानी ये जो चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई के 58 में से 8 ऐसे हैं जिन्होंने, जो कि फुल टाइम भी हैं और उन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा विज़िट किया है। तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 8/58। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमें फाइंड करनी है तो बी हम कह रहे हैं फुल टाइम स्टूडेंट्स को। तो फुल टाइम स्टूडेंट्स को देखना है तो हमें यहाँ देखना होगा कि वो कितने हैं, 14 है, ठीक है जी। फुल सॉरी आई मिस्टेकन, इसको मैं करेक्ट कर दूं। फुल टाइम स्टूडेंट्स को हमें रो में देखना होगा इस तरफ, कि अगर हम देखें तो फुल टाइम स्टूडेंट्स ये वाली रो है, तो वो उनकी तादाद कितनी है, 45, और 45 ऐसे हैं 58 में से जो कि फुल टाइम हैं। तो हमें 58 से 45 को डिवाइड करना होगा टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी या पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा 8/45। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए गिवन बी, यानी कि 4 और मोर टाइम्स गिवन दैट, या एविडेंस ये है कि फुल टाइम स्टूडेंट्स हों वो। अच्छा, इसको डायरेक्टली भी कंप्यूट किया जा सकता है फ्रॉम दिस टेबल एज इट इज़ शोन ओवर हियर, कि अगर आप देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर टाइम्स गिवन फुल टाइम स्टूडेंट्स आपने निकालनी है, तो फुल टाइम स्टूडेंट्स आपके पास हैं 45, और उनमें से उन फुल टाइम्स 45 स्टूडेंट्स में से 8 ऐसे हैं जो कि 4 और मोर टाइम्स कह लें कि उन्होंने ट्यूटर को विज़िट किया है। तो आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 8/45 के 45 ऐसे हैं जो फुल टाइम है गिवन, यानी ये तो एविडेंस ये है कि फुल टाइम में से बात हो रही है। तो 45 फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 8 ऐसे हैं जिन्होंने 4 और मोर टाइम्स विज़िट किया है। तो 8 या 8/45 आपके पास डायरेक्ट वे भी है ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने का। अगर आप सेकंड एग्जांपल नीचे वाली देखें तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन दैट कि उन्होंने 4 या 4 से ज़्यादा मरतबा विज़िट किया है। तो इसके लिए भी अगेन अगर आप देखें तो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, जबकि गिवन क्या है, एविडेंस क्या है कि उन्होंने 4 या 4 टाइम विज़िट किया है, तो इसका मतलब टोटल जो है उनकी तादाद जिन्होंने 4 या 4 टाइम विज़िट किया है वो है 14। तो 14 से आप डिवाइड करेंगे, उनमें से कितने पार्ट टाइम हैं, 6 को, तो हमारे पास यानी कि आ जाएगा 6/14। ये इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी। बाकी आप इसको जैसे हम, अच्छा जी, इस स्लाइड पे आप दो बड़े इम्पॉर्टेंट रूल्स देख रहे हैं, एक है प्रोडक्ट रूल और एक है सम रूल। सम रूल को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और फिर प्रोडक्ट रूल जो है उसको हम यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट
सॉरी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास सपोज़ दो इवेंट्स हैं, एक एक्स इवेंट है और एक्स जो इवेंट है वो मैं कह देता हूँ कि उससे मुराद ये है कि किसी एक टीम के जीतने के कितने परसेंट चांसेस हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के विन करने के चांसेस। ठीक है जी। तो मैं इसे सिंपली कह देता हूँ कि पाकिस्तान विंस। ठीक है, कितने परसेंट चांसेस है कि पाकिस्तान विन करेगा। और दूसरी तरफ वाई जो है वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक जो वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि कि जो पाकिस्तान है वो पहले खेलता है या कि अपोनेंट कोई भी जो टीम है वो पहले खेलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई जो है इसकी मैं कह देता हूँ कि दो ऑप्शंस हैं, दो आउटकम्स हैं कि ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है जी। और इसमें मैं कह देता हूँ कि ट्रू का मतलब ये है कि पाकिस्तान प्लेज फर्स्ट। ठीक है जी, पाकिस्तान प्लेज फर्स्ट, कि पाकिस्तान पहले खेलता है। और अगर ये फॉल्स है तो फिर इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान प्लेज सेकंड। तो पहले या बाद में खेलने का क्या इम्पेक्ट आ रहा है जीतने पर, बल्कि एक्स को भी फिर हम इसको भी हम एक बुलियन वेरिएबल बना सकते हैं और इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू भी जो है वो ट्रू और फॉल्स हो सकती है। और यहाँ पे अब ट्रू से मुराद ये है कि पाकिस्तान विंस और फॉल्स से मुराद ये है कि पाकिस्तान लूजेस। ठीक है जी। तो ये हम बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स अब इन्वॉल्व हैं। तो अगर अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली एक्स लिखने का मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि एक्स इज़ इक्वल टू ट्रू। हम यहाँ से मुराद ये ले रहे हैं। तो एक्स इक्वल ट्रू का मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जीतेगा। अब जाहिरी बात है कि इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है कि पहले कौन खेलता है। हम अपनी प्रॉब्लम को फार्मूलेट इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्व चूँकि इसमें एक और फैक्टर भी है, एक और वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, लेकिन हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे। तो अंडरस्टूड है कि फिर हम जब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो फिर हम उस सेकंड जो वेरिएबल है या जो सेकंड इवेंट है उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे। और उसको इन्वॉल्व करने के तरीका ये है कि आप उसकी तमाम पॉसिबल आउटकम्स के साथ जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी उसको जमा कर दें। यानी कि आप ये कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स इक्वल टू होता है, यानी एक्स ट्रू का मतलब है कि पाकिस्तान जीतता है इसकी, और एंड जो वाई है वो ट्रू हो। वाई ट्रू का मतलब है कि पाकिस्तान पहले खेलता है। क्या, यानी एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जीतता है जबकि वो पहले खेलता है, जमा क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान जीतता है, यानी ट्रू होने की एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट, या एविडेंस ये है कि वाई इज़ इक्वल टू फॉल्स, यानी कि पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में खेलता है। तो अब ये आप देखें कि ये है एक वे कि इस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को अब हमने एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट किया है। उसके लिए हमारे पास एक सम रूल है कि जो दूसरा कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी तमाम पॉसिबल आउटकम्स के साथ
अब आप उसे एंड करेंगे और उनको जमा कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का एक तरीका भी है जिसको हम सम रूल कहते हैं। और जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा कि आप अब कि आप फिर प्रोडक्ट रूल वहीं से बन रहा है जो हम पिछली स्लाइड पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में देख के आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्ट को इस तरफ ले जाता हूँ इक्वल ऑपरेटर के, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये किस चीज़ के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पिछली स्लाइड पर पढ़ी, ये बेसिकली वही फॉर्मूला है, वहीं से अब आप इसे उसी को हम प्रोडक्ट रूल कह रहे हैं कि बेसिकली अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें इसी को आगे कंटिन्यू करना है, मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है अगर जॉइंट से कंडीशनल में, तो मैं अब इसे फर्दर क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला के मुताबिक कि मैं ये कह सकता हूँ कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज एक्स, इसे यूं भी लिखा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, गिवन वाई इज इक्वल टू ट्रू मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू ट्रू। ये पहला जो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी तरह से अब आप इसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ट्रू गिवन y इज इक्वल टू फॉल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है जी। तो ये आपने इसे आगे फर्दर मार्जिनल से जॉइंट और जॉइंट से इसे कंडीशनल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मैं और क्लियर कर दूं कि एक और पॉसिबिलिटी भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप चूँकि ये आपके पास जॉइंट है, तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू गिवन वाई इज इक्वल टू ट्रू की बजाय आप इसे यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू ट्रू गिवन एक्स इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन फिर आपको यहाँ पे जो ज़रब देनी होगी वो x इज़ इक्वल टू ट्रू से देनी होगी। और सिमिलरली फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू फॉल्स गिवन x इज़ इक्वल टू ट्रू, और फिर आपको यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ट्रू कहना होगा। स्टेटिस्टिकल इंडिपेंडेंस ये है कि दो इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं अगर एक दूसरे पर कोई असर नहीं कर रहा तो वो इंडिपेंडेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डाइस रोल करता हूँ, यानी दो डाई रोल करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जी फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन दैट कि जो दूसरी डाई है उस पर 2 हो। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई 1 इज़ इक्वल टू 1, कि इस पर 1 आए। क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट कि जो डाई 2 है उसके ऊपर इस वक्त 3 है। तो आप कहेंगे जी सेकंड डाई पर जो मर्ज़ी हो, फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स डाई 1 जो है उसकी आउटकम टोटली इंडिपेंडेंट है इस बात से कि दूसरी डाई पर क्या आ रहा है। तो इस वजह से हम फिर सिंपली इन सच केस कह देते हैं कि ये बराबर है डाई 1 के ऊपर 1 आने की अपनी प्रोबेबिलिटी के, यानी 1/6 के। तो फिर जब इस तरह से इंडिपेंडेंट हों इवेंट्स, तो इसे हम स्टेटिस्टिकल इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द अदर इवेंट।
जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एग्जांपल एंड एक्सरसाइजेज। अब थोड़ा सा हम एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को लेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे जो हमें हेल्प करेंगी आगे हम जब प्रोबेबिलिटी बेस्ड कोई मॉडल या एल्गोरिदम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे। Here you can see an example of joint probability distribution table. इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास बेसिकली 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये। इसमें 3 हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। पहला वेरिएबल जो है वो एक बुलियन वेरिएबल है और वो उसमें हम ये बता रहे हैं कि क्या जो फ्लावर है उसकी जो टाइप है वो रोज़ है या कि रोज़ नहीं है। यानी अगर हमारे पास कह लें कि फ्लावर टाइप जो है या फ्लावर जो है वो इक्वल्स टू रोज़ है तो हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू ट्रू है, और अगर वो इक्वल्स टू रोज़ नहीं है तो हम कहेंगे कि उसकी वैल्यू फॉल्स है। इसी तरह से अगर वो रोज़ है तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ जो एक और रैंडम वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो कैरोलिना है या कि नहीं, उसकी जो टाइप है। और अगर वो रोज़ नहीं है तो भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कैरोलिना है या कि नहीं। तो बेसिकली 2 वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो तीसरा वेरिएबल है वो यहाँ रो वाइज आप देख सकते हैं कि जिसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो कलर को बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा है कि क्या वाइट कलर का फ्लावर है, पिंक कलर का है या लाइलैक कलर का जो फ्लावर है। तो बेसिकली ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो यूँ हम देख सकते हैं कि हम एक ऑल्दो हम जो टेबुलर फॉर्म है ये 2 डायमेंशनल डेटा यानी कि 2 वेरिएबल्स के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स को एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं सेल्स में लिखी हुई, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि कंप्यूट करके रख दी गई हैं ऑलरेडी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो फ्लावर है वो रोज़ को फैमिली को बिलोंग करता है और फिर कैरोलिना टाइप को वो बिलोंग करता है, तो फिर 0.1 प्रोबेबिलिटी है उसके वाइट होने की, 0.01 प्रोबेबिलिटी है उसके पिंक होने की, और 0.09 प्रोबेबिलिटी है उसका लाइलैक होने की। और अगर मैं इन तीनों को जमा करूं तो मेरे पास 0.2 प्रोबेबिलिटी बेसिकली रोज़ के कैरोलिना होने की है। और अगर मैं रोज़ हो लेकिन वो कैरोलिना ना हो तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, जो कि इस तरह से डिवाइड हो रही है 3 कलर्स में। तो अगर मैं इस 0.2 को और इस 0.2 को ऐड करूं तो ये मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.4, ये बेसिकली किसी फ्लावर के रोज़ होने की प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। और रोज़ ना होने की प्रोबेबिलिटी फिर ऑब्वियसली अगर 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं तो फिर 1 माइनस 0.4 होगी जो कि 0.6 होगी। तो अगर मैं इन 2 वैल्यूज़ को जमा करूं तो ये 0.6 है। तो इसी वजह से अगर आप ये रो वाइज अगर ये आप सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करें तो आपके पास जो सम है वो 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इस तरह से इसे कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो 0.4 पर प्रोबेबिलिटी है फ्लावर के वाइट होने की, 0.25 प्रोबेबिलिटी है उसके पिंक होने की, और 0.35 प्रोबेबिलिटी है उसके लाइलैक होने की। तो इसकी भी जो सम करने से हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। तो यूँ हम इस प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम कुछ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पहले क्वेश्चन को देखूँ तो ये इसके अंदर हम बेसिकली निकालना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है फ्लावर के वाइट होने की गिवन दैट कि वो रोज़ हो, ठीक है जी। यानी रोज़ हो वो ये गिवन है तो उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वो रूल हम वही वाला यूज़ करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड रोज़, ठीक है। फ्लावर वाइट हो और रोज़ हो, इसको आप डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ से। तो ये वो रूल है जो हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो वाइट हो और रोज़ हो, तो वाइट हो तो मतलब ये वाली रो बनेगी
और रोज़ होने का मतलब है कि एक ये कॉलम में वो रोज़ है और एक इस कॉलम में रोज़ है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप जमा कर लें तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.05, तो ये बन जाता है 0.15। ठीक है जी, ये हमारे पास जो इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ गई 0.15। और इसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ निकालें तो उसके लिए हमें देखना होगा एक इसेंट्री को कि रोज़ हो लेकिन कैरोलिना हो, वो 0.2 है, और रोज़ हो और कैरोलिना ना हो वो भी 0.2 है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं उसके रोज़ होने की, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो सॉरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो है वो जॉइंट में डिस्क्राइब कुछ इस तरह से की जा सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ एंड कैरोलिना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ एंड नॉट कैरोलिना, ये वो वाला सम रूल जो हमने पढ़ा था उसको यूज़ करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.2 प्लस 0.2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली 0.4 आ रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.4 के साथ, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो प्रोबेबिलिटी है ये आ जाएगी 0.37375। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ये आ गई 0.375। ओके, सिमिलरली देयर इज़ अनदर एग्जांपल क्वेश्चन, और इसकी हम बात करें तो इसमें हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कलर है वो वाइट ना हो। तो अगर हम इस पर्टिकुलर रो को देखें तो ये यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी फ्लावर के वाइट होने की, वो 0.4 है। तो अगर हमें ये निकालना है तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इसको आप 0.4 को आप 1 में से माइनस कर दें, तो जो आंसर आपके पास आएगा, जैसे कि इन दिस केस वो 0.6 होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है उसके वाइट ना होने की। सिमिलरली अगर आप इससे अगली एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें हम ये पूछ रहे हैं कि जी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो वाइट ना हो और वो कैरोलिना हो। यानी वाइट ना होने का मतलब ये है कि फिर एक ये रो हो सकती है और एक ये रो हो सकती है, और इन दो रोज़ के अंदर हमें अब देखना होगा, और साथ ही साथ वो कैरोलिना ना हो तो इसका मतलब है फिर एक ये कॉलम हो सकता है और एक ये कॉलम हो सकता है। तो अगर इन दो रोज़ में ये दो कॉलम्स देखे जाएं तो एक हमारे पास ये एंट्री बनती है, एक हमारे पास ये एंट्री बनती है, और फिर सिमिलरली एक एंट्री ये बनती है हमारे पास, और एक एंट्री जो है वो ये बनती है। तो मुझे ये सारी जमा करनी होंगी तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 0.1 प्लस 0.05, तो ये हो जाएगा 0.15। फिर इसमें 0.05 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, और उसके अंदर फिर हम जब 0.01 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.21। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। सिमिलरली देयर इज़ अनदर क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फ्लावर है उसका कलर वाइट हो, गिवन दैट कि वो रोज़ हो लेकिन कैरोलिना ना हो। यानी उसके अंदर अब हमें देखना होगा। तो इसका भी कंप्यूट करने के लिए सेम आप वही वाला फॉर्मूला जो है वो आप यूज़ करेंगे जिसमें हमने ये देखा था कि जी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर इज इक्वल टू वाइट एंड आर इज इक्वल टू रोज़ा एंड एफ इज इक्वल टू नॉट कैरोलिना। तो ये जब हम सब देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ हमें इसे कंप्यूट करने के लिए देखना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर इज़ इक्वल टू वाइट का मतलब ये है कि फिर हमारे पास ये वाला कॉलम होगा वाइट, ये वाला कॉलम होगा जी, ठीक है। एंड रोज़ा, तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला कॉलम होगा, एंड नॉट कैरोलिना, तो उसके अंदर फिर ये वाला कॉलम होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक एंट्री बनेगी
जिसमें हम कह सकते हैं कि कलर वाइट है, फ्लावर रोज़ा है और वो नॉर्थ कैरोलिना को बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर वाइट एंड आर रोज़ा एंड एफ नॉट कैरोलिना। तो ये हमारे पास बेसिकली न्यूमरेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर में अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ा एंड नॉट कैरोलिना। ये बेसिकली ये हमारे पास अब जो है इससे हम डिवाइड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज़ा मतलब ये कॉलम है और इसके अंदर नॉट कैरोलिना मतलब ये कॉलम है। तो इट मीन्स कि फिर ये वाली जो वैल्यू है इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो इस तरह से अगर हम 0.05 को हेयर यू कैन सी अनदर एग्ज़ाम्पल, जिसमें अब आपके पास जो एक वेरिएबल है वो है कि आपके पास जो बॉक्स है वो एक वेरिएबल बॉक्स का है जो 3 तरह की वैल्यूज़ रख सकता है। वो बॉक्स वुडन हो सकता है, प्लास्टिक बॉक्स हो सकता है और पेपर बॉक्स हो सकता है। और इसी तरह से दूसरी तरफ एक वेरिएबल है जो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडीज़ के वो येलो हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, ग्रीन हो सकती हैं एंड रेड हो सकती हैं। तो ये हमारे पास दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं जी इस प्रॉब्लम के अंदर जो कि इन्वॉल्व हैं। और आप देख सकते हैं कि जो एंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंट्री हमें बता रही है कि वुड बॉक्स के अंदर 5 ब्लू कैंडीज़ हैं। और इसी तरह से ये एंट्री हमें बता रही है सपोज़ कि प्लास्टिक बॉक्स के अंदर 8 ग्रीन कैंडीज़ हैं। और ये जो नीचे वैल्यूज़ हैं ये हमें बता रही हैं कि वुड बॉक्स में कितनी कैंडीज़ हैं, प्लास्टिक बॉक्स में कितनी कैंडीज़ हैं और पेपर बॉक्स में कितनी कैंडीज़ हैं। और इसी तरह से येलो कलर की कितनी कैंडीज़ हैं, ब्लू कलर की कितनी कैंडीज़ हैं और ग्रीन कलर की कितनी कैंडीज़ हैं और सिमिलरली रेड कलर की कितनी कैंडीज़ हैं। और टोटल दोनों तरफ से जो सम आपके पास आ रहा है वो 100 है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए गए हैं और मैं ये चाहूँगा कि ये आप अपने तौर पर ख़ुद इनका जो जवाब है निकालें, ठीक है जी। और मैं क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी के तौर पे इनमें से कुछ आपको दे सकता हूँ। तो ये आपने सॉल्व करके अपने पास पहले से रख लेने हैं और जैसे ही एक्टिविटी ऑन की जाए जिसमें आपके पास 2-3 मिनट्स होंगे। ओके जी, अनदर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली एक ज़्यादा कह लें कि ये आपको नज़र आएगा बेटर। ये एक डेटा सेट की शक्ल है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो लास्ट कॉलम है वो बेसिकली क्लास है और आपके पास एक क्लास ट्यूलिप की है, एक क्लास रोज़ की है और एक अननाउन है कि आप नहीं जानते कि वो क्या है जिसके बारे में आपने बताना है, ठीक है जी। यानी क्लासेस बेसिकली दो ही हैं, रोज़ और ट्यूलिप। और दो सैम्पल्स, आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास ये दो टेस्ट सैम्पल है, ठीक है जी। और एक से लेके ये जो 10 तक हैं ये आपके पास ट्रेनिंग सैम्पल्स हैं और दो क्लासेस हैं। और इसके अंदर आपके पास ये तो खैर चलें जस्ट सीरियल नंबर है, इसको आप फीचर नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये एक फ़ीचर है कलर, एक फ़ीचर है स्टेम कलर, एक है स्टेम लॉन्ग, एक है फ्रेगरेंस। तो ये कुछ फ़ीचर्स हैं, चार एक फ़ीचर्स हैं और जिनमें फ्रेगरेंस एक बुलियन फ़ीचर है, स्टेम लॉन्ग जो है ये एक बुलियन फ़ीचर है, स्टेम कलर जो है ये भी एक बुलियन फ़ीचर है जिसकी दो ही वैल्यूज़ हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। और जो सिंपल कलर है वो भी एक बुलियन फ़ीचर है जिसके अंदर दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, रेड और पिंक। तो इस पे भी अब आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल आपको यहाँ पे दूंगा कि हाउ इट इज़ रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं विद क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ इस बात की कि क्लासिफिकेशन के लिए हम कैसे प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका जो फ्लावर है वो ट्यूलिप हो, ठीक है जी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं यानी क्वेश्चन ये है कि 11th आपके जो सैम्पल है इसका जवाब देना है। कि मैं आपसे कहता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्लावर ट्यूलिप हो जबकि उसका जो कलर है वो रेड हो, ठीक है जी। एंड उसके अंदर जो स्टेम कलर है वो लॉन्ग हो, ठीक है। एंड उसके जो स्टेम लॉन्ग की वैल्यू है वो नो हो और एंड उसके जो फ्रेगरेंस है वो भी नो हो।
तो ये मैं अगर आपको एक एविडेंस ये दे रहा हूँ कि ये एविडेंस है जी, ठीक है जी, यानी कि अगर ये मैं बता रहा हूँ कि सैंपल के अंदर ये चार चीज़ों की वैल्यूज़ ये हैं, तो बताएं कि उसके ट्यूलिप होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप किसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर आप सेकंड क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि इसी एविडेंस के अगेंस्ट उस फ्लावर के रोज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि जो एविडेंस है ये सेम वही रहेगा जो ऊपर है। तो अब ये भी निकाल लें, तो ज़ाहिरी बात है कि अब अगर आप दोनों प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लें तो अब आप जवाब दे सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी आप कहेंगे कि ये फ्लावर जो है उसको उस क्लास को बिलोंग करता है, कि यानी ये ट्यूलिप है कि रोज़ है। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं इस बुनियाद पर कि इसकी प्रोबेबिलिटी किसके अगेंस्ट ज़्यादा आ रही है। तो यूँ हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए भी, जैसे कि, और ये प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ से कंप्यूट होंगी, ऑफ कोर्स आपके पास ये जो ट्रेनिंग डेटा है इसके ऊपर आप प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट कर सकते हैं। तो यूँ आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो अब एक यहाँ पे मैं बात करूँगा जी कि प्रॉब्लम विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आप ह्यूज कह लीजिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर लेंगे, जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए, पांचवा आपका जो था वो क्लास थी, तो और अगर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तो फिर क्या आपका जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी हो जाएंगी, ये आप ज़रा अंदाज़ा अगर लगाएं, उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ डायमेंशंस इंक्रीज़ करने से वो टेबल जो है वो उतने डायमेंशनल होता चला जाएगा और वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ और एंट्रीज़ पर मुश्तमिल होगा। तो फिर वहाँ पे हम किस तरह से वो टेबल तो अब हम बना नहीं सकेंगे, और टेबल के लिए हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ पहले से कंप्यूट करके नहीं रख सकेंगे। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है वहाँ पे ये सॉल्यूशन निकालने की। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम बेस थ्योरम कहते हैं। बेस थ्योरम यहाँ पे हम हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ये आप देख सकते हैं जी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है जी, इसको यूजुअली कहा जाता है कि ये पोस्टीरियर है, यानी जो है आपकी वो प्रोबेबिलिटी जिसको आपने निकालना है। ठीक है जी, इस चीज़ को कहा जाता है कि ये लाइकलीहुड है। ठीक है, ये लाइकलीहुड है। और आपके पास ये जो है इसको कहा जाता है कि ये प्रायर है। ठीक है, ये आपको पहले से गिवन होता है, इसे हम प्रायर कह रहे हैं। और इसको हम कहते हैं कि ये एविडेंस है, बेसिकली जिस एविडेंस की बुनियाद पर आप प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये इसकी कुछ डिविजन्स हैं। और ये कैसे डेराइव होता है, ये सेम वही वाला रूल है जो आपने पढ़ा था कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी, ठीक है। और इसी तरह से अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है जी, और चूंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल, हमेशा वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए के, यानी हम वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे
इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि यानी यहाँ से फिर मैं ये निकाल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी इस डिनोमिनेटर को मैं इस तरफ अगर ले जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। और चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ आल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो मैं फिर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, लेट मी चेंज द कलर, यानी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जो कि न्यूमरेटर में है इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ। तो लिहाजा मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई, ये ए है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यूँ ये बेस थ्योरम जो है वो डिराइव होता है। तो बेसिकली अब इस बेस थ्योरम की मदद से हम काफ़ी जो कह लें कि हमारे पास जब काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ फीचर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अब हम उन क्यूरीज़ का भी ओके, हेयर यू कैन सी अ सिनेरियो जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दी स्टेटेड फैक्ट्स इन अबव सिनेरियो, यानी कि जो भी ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है इसके अंदर आप जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें प्रोबेबिलिटी के अंदर आप एक्सप्रेस करें। तो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका आंसर कुछ ये है कि अ बायोलॉजिस्ट इज़ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेल्स विच आर इधर कैंसरस आर नॉट। ठीक है जी, दो जवाब हैं, या तो कैंसरस हैं कि या कि नहीं। आउट ऑफ ऑल सैम्पल्स ही रिसीव्स 10% आर कैंसरस। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसरस क्या है, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कैंसरस, सी फॉर कैंसरस मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो है 0.1 यानी कि 10%। और ही आल्सो फाउंड दैट के 5% ऑफ ऑल कैंसर सेल्स कंटेन दी प्रोटीन ए, कि अगर वो गिवन ये है कि कैंसरस है सेल, तो प्रोटीन ए का उसके अंदर अकर होने की प्रोबेबिलिटी फिर क्या है, गिवन दैट के कैंसरस है, कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है 5% यानी 0.05। ठीक है जी। और इट इज़ आल्सो नाउन दैट 25% ऑफ ऑल कैंसर सेल्स हैव प्रोटीन बी। तो फिर आपके उसमें प्रोटीन बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट कि वो जो सेल है वो कैंसरस है, तो ये 25% है, तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है जी। इसी तरह से फिर है कि फॉर द एक्सपेरिमेंट्स द बायोलॉजिस्ट कैरिड आउट ही आल्सो डिस्कवर्ड दैट 2% ऑफ ऑल कैंसर सेल्स कंटेन प्रोटीन सी। तो यहाँ से एक और बात का पता चला कि जी प्रोटीन सी का होना, ठीक है, जो है गिवन दैट के सेल जो है कैंसरस, अब ये थोड़ा सा मुझे डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्मॉल सी है। ठीक है जी। तो ताकि सी कैपिटल फॉर मैं यूज़ कर रहा हूँ कैंसरस एंड स्मॉल सी फॉर प्रोटीन सी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.02 है, बिकॉज 2% सेल्स ऐसे हैं जो कि और 2% सेल्स ऑफ कैंसर सेल्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन सी कंटेन कर रहे हैं। टुडे ही रिसीव्स अ सैम्पल, आज उसने एक नया सैम्पल रिसीव किया विच हैज़ नो प्रोटीन ए बट कंटेन्स प्रोटीन बी एंड सी। मतलब आज का जो सैम्पल रिसीव हुआ है उसमें ए नहीं है, बी और सी है। सच सैम्पल्स विद नो प्रोटीन ए बट कंटेनिंग प्रोटीन बी एंड सी आर रेयर टू फाइंड, ये बहुत रेयर होते हैं, एंड हैव अ 3% चांस ऑफ अकरिंग। मतलब ऐसे सैम्पल्स जिनके अंदर प्रोटीन ए ना हो, अलबत्ता उनमें प्रोटीन बी हो और उनमें प्रोटीन सी हो, तो ऐसे सेल्स की अक्रेंस कितनी है, 3%, यानी कि 0.03। और प्रोटीन ए इज़ नॉर्मली कंटेन्ड इन 50% सेल्स। तो इन जनरल जो प्रोटीन ए है ये आम तौर पे 50% सेल्स में, टोटल के 50%, यानी कि 0.5% सेल्स में प्रोबेबिलिटी के साथ ये हर सेल में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टेट कर दिया हमने फैक्ट्स को। अब आपने करना क्या है कि ये मालूम करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ कैंसर सेल गिवन दैट इट कंटेन्स प्रोटीन ए। ठीक है जी। गिवन ये है कि सेल में प्रोटीन ए है, ठीक है।
तो बताएं कि उसके कैंसरस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सॉरी, स्लाइड चेंज होगी जिसकी वजह से वो सारा जो भी लिखा था वो मिट गया, लेकिन बहरहाल हम फैक्ट्स ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ कैंसर सेल गिवन दैट इट कंटेन्स प्रोटीन ए। अगर ये हमें निकालना है तो हमें गिवन क्या है कि प्रोटीन ए गिवन है उसमें, अगर सेल में, तो बताइए कि उसके कैंसरस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंसरस हो, जबकि ये गिवन है कि उसमें ए पाया जाता है। ये आप खुद से फाइंड करेंगे, मैं क्लास पार्टिसिपेशन में इसके बारे में पूछ सकता हूँ। आप जवाब कंप्यूट करके रखिएगा। और इसी तरह से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन कैंसरस सेल्स कंटेन्स प्रोटीन ए, कि सेल जो है वो नॉन कैंसरस है और उसमें प्रोटीन ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मींस यहाँ पे गिवन क्या है कि नॉन कैंसरस है और आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बेसिकली ये एविडेंस है कि उस वो कैंसरस नहीं है। अब बताएं उसमें एक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये भी आप कंप्यूट कर सकते हैं गिवन स्टेटेड फैक्ट से। और अब तीसरी जो चीज़ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सैंपल मींस वो सैंपल जो आज रिसीव हुआ है जिसमें ए नहीं है और बी और सी मौजूद है, उसके कैंसरस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सेल है वो कैंसरस है, और गिवन दैट कि जो उसमें प्रोटीन ए है वो नहीं पाया जाता, अलबत्ता उसमें प्रोटीन बी है और उसमें प्रोटीन सी भी है। तो ये आपने फाइंड करना है। और आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये निकालने के लिए ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अब रिक्वायर्ड होगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। और अगर आप देखें कि 3 वेरिएबल्स हैं तो फिर आपको 2 पावर 3, अगर ये बुलियन वेरिएबल्स हैं तो 2 पावर 3 8 पॉसिबल एंट्रीज़ टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। और अगर आपके पास जो वैल्यूज़ की तादाद है वो बढ़ती है तो फिर ज़ाहिरी बात है अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 पावर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। और इसी तरह से अगर आपके पास 10 वेरिएबल्स हैं तो 2 पावर 10 नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वायर्ड होंगी कंप्यूट करना। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ का इंक्रीज़ करेंगी जैसे ही आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बढ़ाते हैं। तो ये एक समझ लें लिमिटेशन है इस चीज़ की कि हम अपने तौर पर पहले से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स कंप्यूट करके नहीं रख सकते, जो हमारे लिए अब एक लिमिटेशन बन जाती है। फिर ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम को यूज़ करते हैं और उसके बुनियाद पे हम नाइव बेस एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिसको हम यूज़ करते हुए क्लासिफिकेशन को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये क्लासिफिकेशन ही की प्रॉब्लम है जिसको हम आंसर करना चाह रहे हैं कि भाई एक सेल कैंसरस है कि नहीं उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि कैंसरस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जो आज सैंपल रिसीव हुआ है उसके बारे में, उसके अगेंस्ट। तो ये हम देखेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अलबत्ता पहले दो जो इसमें क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर आप सॉल्व करके देखिएगा और कोशिश कीजिएगा तीसरे को भी सॉल्व करने की।